प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम। सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथियों ने कल के वीडियो पर भी अपनी गंभीर दृष्टि उजागर की। ये पता चला लगभग जिस समय यह वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 2:30 बज रहे और तब तक 450 लोगों ने उसे देखा। मैं इस बात की बड़ी सूक्ष्म पड़ताल करता हूँ कि आप यूं ही सुन लेते हैं या सूचनाओं के आकर्षण में संलिप्त रहते हैं। आपकी गहराई सचमुच है। आप अपने अध्ययन के दरमियान स्थिर चित्त रह पाते हैं, फोकस कर पाते हैं या नहीं। ये प्रतियोगिता इसी दो चीज़ की मिली जुली कहानी है, अपने पर कंट्रोल। और जब अपने पे कंट्रोल हो जाता है, स्वयं के संघर्ष में आप विजयश्री प्राप्त करते हैं, तो निर्विवाद रूप से आप कहीं भी XYZ फोकस हो ही जाएंगे। आप जान रहे हैं आज 2 सितंबर है और एक दिन बाद यानी 4 को सुनवाई है। उस सुनवाई का बार बार जिक्र इसलिए ज़रूरी हो जाता है लगभग हर दिन पर डे, क्योंकि उसी पर आप लोगों की आगामी रिक्तियों का भरा जाना तय है। वैकेंसी नोटिफिकेशन की सुनिश्चितता, सर्टेनिटी आने की संभावना उसी में संलिप्त है। मैं इतना ही कहूँगा, उम्मीद करें, सब लोग प्रे करें कि हर हालत में ये जो मसला बन पड़ा है, इस मसले का कोई वास्तविक सर्वहितकारी हल निकल आए। अगर ऐसा होता है तो आपके तैयारी में भी एक जोश आ जाएगा। पता नहीं क्यों, कोई कारण नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर में जो अपने आप में गुणकारी, अपने आप में एक डिफरेंट महीना है, 4 शनिवार 4 मंगलवार, मतलब ऐसा कम होता है, सैकड़ों वर्ष बाद ये गुंजाइश है, तो ये शुभत्व तो लेके आ रहा होगा। 8 वाला महीना जो अगस्त का बीता वो मिला जुला था, अच्छा भी हुआ और बहुत बुरा भी हुआ। बांग्लादेश की घटना अगस्त में ही घटी। लाखों निर्दोषों को हताहत करने वाली अनगिनत घटनाएं युद्ध की आप सर्वकालिक रूप से देख रहे हैं। मॉब लिंचिंग जैसी दर्दनाक घटनाएं देश के भीतर अब भी हो रही हैं। नफरत किस कदर व्याप्त हो सकती है, उसका जीता जागता सबूत हमेशा प्रकट होता रहता है। यह सब विचलित करता है, लेकिन ध्यान रहे, जिस हिसाब से आपने पिछले सितंबर से लेके इस सितंबर तक इंतजार ही किया है, अगर आपने झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार फॉर्म ही ना अप्लाई किया हो, तो ये बहुत पीड़ादायी रहा होगा। और दूसरे स्टेप में आपने अगर अप्लाई किया हो, गए हों, खर्चा खराबा किया हो, प्रारंभिक परीक्षा क्रॉस कर गए हों, मेंस स्तर पे आप गए हों, तो अगर प्रारंभिक परीक्षा का मोटा मोटी हिसाब लगाएं तो किसी भी आउट ऑफ स्टेट पे जाएंगे तो आपके जेब में कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये चाहिए प्रीलिम्स के लिए, और अगर मेंस के लिए जा रहे हैं तो 10,000। ये उस व्यक्ति के लिए, उस अधिवक्ता बंधु बहन के लिए बहुत ही मशक्क़तपूर्ण है जो प्रयागराज, पटना, इंदौर,
ऐसे शहरों में रह के, देहरादून, उत्तराखंड, हरिद्वार रह के पढ़ाई कर रहा है जो लिमिटेड दायरे में, बहुत मिनिमम, और वो मेंस नहीं हो पाया, वो प्री नहीं हो पाया। तो ये जो टाइम गुजरा, ये तो आपको विकल्प मिला। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप गए ही नहीं थे, लेकिन आपने पाया कि जाके भी मिला नहीं। सांप सीढ़ी के खेल वाली ये प्रतियोगिता, ये दुस्सह दुख देती है। एक बंद कमरे में गंभीर अधिवक्ता, मुझे भाई देखिए, व्यक्तिगत मेरी एक अभिरुचि है, मैं आपसे अक्सर बात करता हूँ, आप सभी सोचे, हो सकता है ऐसे हमारे तमाम दोस्त यार, इस YouTube चैनल से जुड़े तमाम ऐसे अधिवक्ता साथी हों, बुरा ना माने, मेरा अपना ये स्वभाव है जो बातचीत में ये व्यूज प्रयोग करता है, या जब आपसे एज ए लंगोटिया यार, भुला मुला दोस्त, सहमित्र जब घुलकर बात करे और आपसे बात में गाली का प्रयोग भरपूर करे, नशे करे, ऐसे अधिवक्ता साथियों से मुझे नफरत के स्तर पर घृणा होती है। और अगर मैं ऐसा करूं, करता हुआ मिलूं, तो आपको भी मेरे प्रति ऐसा करने की स्वाभाविक अधिकार शेयर करता हूं। ये बहुत ही अशोभनीय है, बहुत ही कुटिल और जटिल संस्कार है। क्या समझते हैं? रिजर्वेशन के दायरे में जो 77 कैटेगरी का रिजर्वेशन लेके प्रतियोगिता परीक्षाएं लोगों को भर लेती हैं, हर बैच में जो अफसर हो जाते हैं वो दूध के धुले हैं। मैं कितनी बार आंकड़े बोल चुका हूं। इन लोगों का ताना बाना, इन लोगों की टक्कर होती है जब आप एग्जाम देने जाते हैं। अगर आप उस स्वभाव के नहीं हैं तो अकेले पड़ जाते हैं। हमारी अधिवक्ता बहनें कई बार साथ में जाने, हमारे नए नवेले तैयारी करने वाले अधिवक्ता साथी आउट ऑफ स्टेट जब जाते हैं तो अपने सह मित्र के चालबाजियों के शिकार बनते हैं। और मैंने एक और अनुभव पाया, खास करके बिहार कई बार जाने के बाद, जितना आदमी, व्यक्ति, संवर्ग, समाज, एरिया, स्टेट, ग्राम, जिला, मोहल्ला अभावग्रस्तता की जिंदगी जीने लगता है, उसका दिमाग उतना ही नुकीला भाले जैसा हो जाता है। दो स्तर पर दिमाग सातिराना कार्य करता है। एक तो ये कि उसके पास कुछ है नहीं लेकिन दिमाग चलाता रहता है, और दूसरा ये सब कुछ भी है लेकिन फिर भी दिमाग चलाता है। अब्दुल करीम तेलगी रिच परिवार से नहीं आता था। हर्षद मेहता की प्रारंभिक लाइफ रिच नहीं थी। ये जो प्रख्यात स्तर पर कुख्यात हुए, आपसे पूछा जाता है तद्भव तत्सम कैसे लिखेंगे, दही, दधी। असल में हिंदी की क्लास आने दीजिए, वैकेंसी हिंदी पर 100 नंबर पाने के लिए भी मैं वो जोरदार ढंग से इस पर कुछ स्पेशल कार्यक्रम रखूँगा। मैं बात कर रहा था, आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कैसे कैसे लोगों से आपकी टक्कर हो जाती है। नए, अगर नए रूप से आप आउट ऑफ स्टेट जा रहे हैं तो दो चीज़ का ख्याल रखें। अपने एक या विश्वसनीय एक मित्र रखें, झुंड में न जाएं, और मित्र ऐसा रखें जो आपके समकक्ष प्रतियोगी ना हो। आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं तो बहुत नॉर्मल हो, आपसे सीख रहा हो, लेकिन उसका शोषण ना करें। वो आपका सहयोग करेगा आपसे सीखने के चक्कर में। अगर आप समकक्ष या टक्कर के लोगों का साथ किया जाने आने के लिए तो आप इसका शिकार बनेंगे। आपको कई मामले में ईर्ष्या, प्रतिद्वंदिता, चालाकी, धूर्तता का सामना करना पड़ेगा। ये हमने अपने लाइफ में झेला है जब हम शुरुआती दौर में आउट ऑफ स्टेट निकले। और अगर पैसे का अभाव है तो दूर की परीक्षाओं को मात्र इसलिए ना दें कि वो आपके आउट ऑफ सिलेबस हैं, बल्कि इसलिए भी ना दें कि फालतू के खर्चे आपको आगे आने वाले समय में अतिरिक्त भार का कारण बनेंगे।
लेकिन अगर तैयारी आपकी बहुत परिपक्व अवस्था में है, नई एज के भी हैं, तो जैसे मैंने आपको अपने ही चैनल से 4 वीडियो पहले बताया था कि पंजाब हरियाणा का जो मेंस का रिजल्ट आया, उसमें मेरा एक अधिवक्ता साथी है, मैं नाम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, झारखंड वो बच्चा गया था, 85 प्रीलिम्स में करेक्ट है, वहाँ मेंस उसे लिखना है। पंजाब वो पहली बार गया था और वहाँ का इंटरव्यू उसे कॉल हुई है। मैं आपसे, आप सभी हमसे सवाल कर सकते हैं कि जब इतने मिनिमम एज पे लिमिटेड पीरियड को स्पेंड करने के बाद इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जोन में मेरिट के जाया जा सकता है, तो इस मथक पर क्यों विश्वास किया जाए कि आउट ऑफ स्टेट जाने से फोकस नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। हमारे पास जो आंकड़े हैं, जो मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया, वो 80% मिडिल क्लास की वो फैमिली है जो पैसे की बहुत बुरी मार झेल रही है। मैं आज भी पूर्वांचल के क्षेत्र से जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं लाके सेक्टर में, लाके ही सेक्टर में क्या, किसी बहुत ज़्यादा अभावग्रस्तता के, उनको साधारण नोट्स के लिए पैसे नहीं हैं, ढंग से जीने के लिए पैसे नहीं हैं, किताबें तो दूर की बात, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए पैसे नहीं हैं। और ऐसे में इतने ऊंचे पद पर, इतने बड़े बाजारीकरण के युग में पूंजीवाद हावी हो, उनका स्वप्न पत्थर पर फूल खिलाने जैसा है। स्वप्न होना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब इतने लाले हों, इतना डेंजरस स्थिति हो, उस समय एक एक रुपये बहुत मायने रखते हैं। आप कोशिश करें कि आप जिन पे भी डिपेंड हैं, उनकी डिपेंडेंसी कितने जल्दी कैसे छूटे। सेकंड नंबर पर अपना कैरियर रखें। पहले नंबर पर कैरियर में भरपूर तरजीह देने के 2 वजह हो सकती है और इजाज़त है कि वो ऐसा करें। जो नंबर 1 पर उनकी व्यवस्था, आधारभूत ढांचा, जो पढ़ने, कपड़े, खाने पीने, रहने, ये सब सुविधा जिनका परिवार बेहतर ढंग से कर सकता है। 2% ऐसा आंकड़ा है, अब तो 2% भी नहीं रहा, जो 35 के बाद भी ऐसे परिवार हैं कि अधिवक्ता साथी या बंधु या बहन 35 के ऊपर चल रहे और उनका परिवार तब भी पीछे से खड़ा है। परिवार का कोई संबंधी खड़ा है, उनका पिता हो सकता है, पत्नी हो सकती है, उसका माँ भी हो सकती है, लेकिन ये आंकड़ा बहुत तेज़ी से क्षय हो गया। इसमें गौरव का बोध ना करें, बल्कि उल्टे शर्म का बोध करें। इसमें गौरव का बोध नहीं करें कि हमारे घर की लड़कियां बाहर नहीं जाती, हमारे घर की लड़कियां टीचिंग के लाइन में हैं लेकिन पढ़ाने नहीं जाती। इसमें शान न गांठें। ये मिथ्या अहंकार और तुच्छ सामंतवाद का प्रतीक है। सामंतवाद की तुच्छता है, ये नीचता। आपकी ड्यूटी गवर्नमेंट ने पढ़ाने के लिए लगाई है, आप उस पर ठाट मत दिखाइए, धौंस मत जमाइए। यही मनोवृत्ति जब आप स्टडी के लिए एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तमाम ऐसे अपरिचित अधिवक्ता साथी, बंधु बहन आपसे मिले होंगे जिन्होंने आपको नस्तर लगाया होगा। मैं ये काम करते हुए जो पर डे आपसे मिलता हूँ, मेरे पास, मैंने अभी 10 वीडियो पहले कहा होगा कि तमाम ऐसे लोगों के फ़ोन आने बंद हो गए जो मुझसे घंटों हमारा समय चाटते थे। वैसे मेरे पास समय नहीं होता, लेकिन असल में ये मैं गलत कह रहा हूँ, मैं ये मौका देता था तब वो मेरा समय चाटते थे। अब ये संभव नहीं है। और आपको बताऊं, अभी भी 30% ऐसे आंकड़े हैं, 70% कमी आई है, 30% ऐसे आंकड़े हैं जिनको ये भ्रम है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप हैरान होंगे ये सुनकर। जिस व्यक्ति को ये भ्रम है कि मैं उन्हें समझ नहीं पा रहा हूं, उनकी चालाकियां, और भगवान करे इस उम्र वो ऐसा ही समझते रहें, ये मेरे फायदे में है। ऐसी मनोवृत्ति, ऐसे संस्कार, ऐसे मन मस्तिष्क को प्रौढ़ बनाएं। कैसे होगा? किताब नहीं मिलती। किसी अंग्रेज या हिंदुस्तानी या वैदिक काल में वेद शास्त्र पुराण में कोई शास्त्र नहीं है इसके लिए। इसके लिए लेबोरेटरियल टेस्ट से गुजरना पड़ता है, धोखे खाने पड़ते हैं, उसके बाद पश्चाताप करना पड़ता है, अपना धन गंवाना पड़ता है,
अपना बेशकीमती हीरे जैसा समय बर्बाद करना पड़ता है, बहुत लंबा समय खपा देना पड़ता है, व्यंग बाण बदनामी झेलनी पड़ती है, बहुत घोर का पछतावा होता है, तब जाकर के ये चीज़ समझ में आती है कि मुझे सामने वाले से व्यवहार कैसे करना चाहिए, कितनी देर बात करना चाहिए, क्यों, और अगर हमसे ये ऐसी बात कह रहा है तो इसके पीछे इसका अभिप्राय क्या है। ये आपको बातें जनरली लग रही होंगी, लेकिन जिस दिन आप प्रैक्टिस के फील्ड में उतरेंगे तो आपके सामने का, अगर मान लीजिए आप बचाव पक्ष हैं तो अभियोजक, और अगर आप खुद ही अभियोजक हैं तो बचाव पक्ष का वकील आपके माइंड को रीड करता है, पढ़ता है कि वकील साहब कितने समझदार हैं, कितने काइयाँ हैं। आप ऐसे कम लोग पाएंगे जो रेजर बारी की तरह, नस्तर की तरह चुकीले, बहुत तेज वकील हों और वो उनके ऊपर साधुता भी हो। ऐसे वकीलों की भरमार आपको मिलेगी जो बिल्कुल पलक झांकते ही सड़क से पता नहीं पाएंगे आप। ऐसे वकील मेरी दृष्टि में नहीं है, वो एक सिरीय चालाक प्राणी है। ऐसे लोगों को आप पब्लिक को, क्लाइंट को, आम लोगों को भी कहते पाएंगे कि नहीं सर, आपका वकालत पेशा बड़ा दमदारी से चल सकता है, बड़े चालाक हैं। पब्लिक भी ये मानने लगी है कि चालाक व्यक्ति ही वकालत करेगा, भीरू व्यक्ति नहीं, गंभीर व्यक्ति नहीं, साधुता से परिपूर्ण व्यक्ति नहीं। और मेरे देखिए ये पाया भी, साधुता से परिपूर्ण व्यक्ति जाकर भी सरवाइव नहीं कर पाता। क्यों? वो चालबाजों की दुनिया है जहां झूठ, कपट, छल नॉर्मली प्रयोग होता है। जिसके ऊपर प्रयोग होता है वो जानता भी है कि हमारे ऊपर प्रयोग हुआ, लेकिन मुस्कुराता है, और मुस्कुरा के एक ही टेबल पर बैठ के चाय पीता है, पकौड़े खाता है। ये पॉसिबल है। जिस दिन मुकदमा सामने वाले ने जीता हो उस दिन वो अपने तरफ से ही नाश्ता करा रहा हो। ये वैचित्रता आप इसी जीवन में सीखें जब अपने सहमित्र के साथ, रूम पार्टनर के साथ, ऐसा भी हो सकता है कोई प्रेमिका हो, कोई प्रेमी हो, उसके साथ आप आउट ऑफ स्टेट जाके एग्ज़ाम दे रहे हैं। चालाकियों को सिर्फ भुगतते हुए अपने ऊपर से गुजर न जाने दें, उससे लर्न होना जरूरी है, उसका रिपीटिशन बार बार ना होने दें, जैसा दारा सिकोह ने किया। साधुता को कमजोरी ना साबित होने दें, साधुता को आत्मबल का कारक माने। परमात्मा ने बुद्धि कर्ण को भी दी थी, परमात्मा ने बुद्धि अर्जुन को भी दी थी, परमात्मा ने बुद्धि दुर्योधन को भी दी थी। तीनों के प्रयोग के तरीके देखिए, तीनों के अपने सिद्धांत देखिए, तीनों के अपने आदर्श देखिए। सबसे सटीक एग्जाम्पल उस समय जब दुर्योधन पहुंचता है और अक्षौणी सेना लेकर खुश हो जाता है। बुद्धि देखिए, यही है सातिर बुद्धि कि हमने बहुत बड़ी चीज मार दी। शकुनी समझाता है उससे बड़ा सातिर क्या किया तूने, जबकि वो कुशलतापूर्व, वो बारीकी को, कुटिल बुद्धि अर्जुन के पास नहीं है। वो समझ भी नहीं पाए हैं। जिस समय उनसे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, जब तुम्हारे पास ये विकल्प था, मैंने तुमको चुनने का पहला मौका दिया, क्योंकि तुम पहले हमारे ठीक सामने, मैंने तुमको पहले देखा, लेकिन तुम्हारे पास मौका था, तुम चाहते तो अक्षौणी सेना भी मांग लेते, तुमने मुझे क्यों मांगा। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, गीता कहती है, श्रीमद् भागवत पुराण कहता है, अर्जुन जरूर ये कहते हैं कि सर, प्रभु माधव, हमें आप पर भरोसा है। उस समय वो विराट रूप नहीं देखे होते। कथानक समझिए कहानी का, पुराण का। उस समय वो कोई कारण नहीं है कि वो भगवान का बोध करें अर्जुन कृष्ण में, लेकिन विश्वास किस पर कर रहे हैं। आप ये भी ध्यान देखें, वो जुए में हार गए द्रौपदी को, खुद को, तब भी तो कृष्ण मौजूद थे। उस समय वो भगवान क्यों नहीं याद आए। इस समय जो घटना, जिस समय दुर्योधन आता है, उस समय दुर्योधन वो नाटक कर चुका होता है कि सुई के नोक की जमीन नहीं दूंगा। उसको सबक सिखा चुके होते हैं माधव, लेकिन वो दृश्य दुर्योधन भी नहीं देख पाता। उसको केवल प्रकाश से आंखें उसकी चुधिया जाती हैं। उसको देखने वाले केवल 3 लोग थे सभा में,
द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, इसके अलावा चौथा वहाँ कोई देखा नहीं था। वो विराट रूप जो आप लोग टीवी में देख लेते हैं। मैं ये क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये सब अपने आप में वकील ही हैं। चाहे द्रोणाचार्य हों, चाहे कर्ण हों, चाहे दुर्योधन हों, चाहे अर्जुन हों और चाहे भगवान कृष्ण हों, सब वकील हैं, अपने अपने हक की वकालत कर रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। वो देखिए, सीखिए, आइडियलिज्म समझिए। और अगर आप में सौंदर्य विकसित हो रहा है, ऑरा बन रहा है, तो सनद रहे ये ऑरा निश्चित तौर पर माधव की तरह सबसे ज़्यादा देदीप्यमान होगा। कर्ण के ऊपर भी, अश्वत्थामा के ऊपर भी, द्रोण के ऊपर भी, सबके ऊपर चढ़ के बोलेगा, यहाँ तक कि वेद व्यास इसकी इजाज़त देंगे। अगर आप में अंदर से साधुता विकसित हो रही है, सात्विक हैं, नॉनवेज यूज नहीं करते, आप में प्रेम तत्व हावी है, संवेदनशील हैं, सौहृदयी हैं, किसी का चालाकी से, सातिरपने से प्रयोग करने के पहले 100 दफ़े सोचते हैं। आप अधिवक्ता बंधु हैं या बहन हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, पाठशाला एक ही है। इस टेम्परामेंट को लें और अपने देश के गौरव के लिए, चाहे राजस्थान के वासी हों, चाहे एमपी, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, कहीं के हों, हिंदी भाषी बेल्ट के, तो आप में ये दायित्व बोध आना चाहिए कि आप जिसके सेवा के लिए जा रहे हैं वो हिंदी के लोग हैं, कायदे से हिंदी भी नहीं बोल पाते, उनके लिए मर मिटें, उनके भाव में। अभी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, अखिल भारतीय एक सम्मेलन हुआ जिसमें देश भर के सारे जजेस गए, सीजीआई ने संबोधित किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया, माननीय राष्ट्रपति महोदया ने संबोधित किया। क्रक्स पॉइंट देखें, वो वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है। मैं आपको एक चीज़ देखने के लिए सलाह दूंगा, अगर आप में अंतर्दृष्टि है और अंतर विवेक अच्छे स्तर पर है, वो विवेक जिसके बारे में बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग के सतत संगति से, सत्संग के सतत संगति से उपजा हुआ निर्विकार विवेक जिस भी अधिवक्ता साथी में होगा, वो उस वीडियो में देख पाएगा कितने जजेज, चाहे वो पीछे बैठे हों, चाहे मिड में बैठे हों, चाहे आगे बैठे हों, उनका लहजा अहंकार वाला है, कितने नॉर्मल बैठे हैं, कितने सहज हैं, कितने मृदुल हैं। अगर आप ये देख सकते हैं केवल भाव भंगिमा से 280 CRPC, तो आप में निश्चित तौर पर वैवेकिक विकास हुआ है। और अगर आप में ये क्षमता नहीं है कि वो ड्रिंक करके आया है, ठूस के आया है, अहंकार में ग्रसित है, हर मामले के लिए मार्कंडेय काटजू सर की प्रशंसा नहीं करता, वही मामलों में कठोर निंदा के पात्र हैं, वो न्यायमूर्ति बनने लायक तक नहीं है, लेकिन कई मामलों में वो न्यायमूर्ति बनने की सीमा भी क्रॉस करते हैं वैचारिक रूप से। ये मेरे उनके वैचारिक द्वंद्व हो सकते हैं, लेकिन मैं आप सभी को, चाहे कृष्णा भगवती सर को पढ़ें, चाहे कृष्णा अय्यर सर को पढ़ें, चाहे रमेश चंद्र लोहाटी सर को पढ़ें, समझें, चाहे TS ठाकुर सर को पढ़ें, इनकी कनात में आने के लिए और इनके द्वारा दिए गए निर्णयों में अपने महत्व को, अपने द्वारा दिए जा रहे, लिखे जा रहे, पढ़े जा रहे निर्णयों और उसके द्वारा अर्जित की जा रही समझ को तुलनात्मक रूप से अगर तौलेंगे तो पाएंगे कि आप कहाँ ठिठक रहे हैं, कहाँ ठहर रहे हैं, आपका मन मस्तिष्क कितना न्यायिक वैवेकिक शक्ति के लिए तैयार है, आप में इंटेलेक्चुअलिटी कितनी है, जस्टिस कितना है, आप सातिर तो नहीं हैं, आप कुटिल तो नहीं हैं। अगर आप ऐसे हैं तब भी आप रहेंगे सेवा में। ऐसा रहना सेवा से अयोग्य होना या सेवा से बाहर हो जाने का परम प्रकट निशानी नहीं है, बल्कि उसी महाभारत में लंबे समय तक युवराज के पद पे दुर्योधन रहता है, राजपद भोगता है। जिस सभा में, महल में पांचाल के द्रौपदी ठठा के हंसती हैं उसके गिर जाने पर, उसी महल का वो 13 साल उपभोग करता है, हर सुख सुविधा, हर वैभव विलास प्राप्त करता है, लेकिन काल का गाल उसे 13 साल बाद
जब महाभारत होता है तो वही नहीं, उसके कुल खानदान में किसी को नहीं छोड़ता है। सनद रहे जो सातिराना ढंग से, गलत ढंग से, व्यसन का इस्तेमाल कर, अनैतिक रूप से भ्रष्ट होकर ऐसे पदों पर आ जाते हैं, वो क्षणिक सुख भोग लें, सीजेआई भी बन जाएं, लेकिन सनद रहे बुढ़ापे नहीं, ये कलयुग है। इसी जन्म में उसके परिवार में उसके साथ ऐसा निश्चित घटेगा जिसको ये एहसास होकर जाएगा। वो दुनिया से जाएगा तभी जब नेचर उसे ये एहसास करा देगी तुमने किस तरीके से धूर्तता और चालाकी से ठीक उसी प्रकार कार्य किया जैसे लाक्षागृह में जलाने के लिए शकुनी ने किया, जैसे पांडवों को बुरी तरीके से अपमानित करने के लिए अश्वत्थामा ने किया, जैसे पांडवों को और खास करके भीम को विशेष तौर पर अपमानित करने के लिए दुर्योधन ने अपने जांघ का इशारा किया, और जिस जांघ पर बैठने के लिए अपशब्द का प्रयोग दुर्योधन करता है, ठीक ऐसे अपशब्द का प्रयोग करने वाले लोग पर डे रोज बातचीत में नॉर्मली करते हैं। यहाँ तक कि वो सब्जेक्ट की तैयारी भी अश्लील शब्दों के सहारे करते हैं और तैयार हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं। हमारे न्यायपालिका की व्यवस्था, इंटरव्यू तक लेने वाली व्यवस्था फेल हो जाती है, और ऐसे लोग पदों पर डिस्ट्रिक्ट जज, एडीजे, एसीजीएम, सीजीएम बने मिलते हैं। इसके कतई न समझें कि वो पद पे हैं तो नैतिकता के प्रतिमूर्ति हैं, नहीं। अगर आप में मनोविश्लेषण क्षमता है, मनोवैज्ञानिकता का विकास हुआ है, साइकोलॉजी अच्छी है, दर्शन अच्छा समझते हैं, और वैवेकिक दृष्टि जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई पल्लवित पुष्पित है, तो आप पल वक्त भांजते ये भांप जाएंगे कि ये आदमी अफसर तो है लेकिन नैतिक रूप से कितना नीच है, कितना ये कुटिल है, कितना ये व्यसनी है, भोगी है, कितना ये धूर्त है, कितना ये दुष्टता से परिपूर्ण है, कैसे ये पद पे आया। और सच में अगर आप में ये क्षमता है, और ये इन्हीं समय दरमियान जब आप कंपटीशन देने जा रहे हैं तभी ये विकसित होती है, आप में यह भी आएगा कि ये कितना ईमानदार है, कितना साधुता से परिपूर्ण है, कितना गरिमा से परिपूर्ण है, कितना इसमें संस्कृति के तत्व इसमें विराजमान हैं, इसके परिवार में, इसके खानदान में, इसके पूर्वजों ने इसको कितने अद्वितीय संस्कार दिए हैं। मेरे देखे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव फील्ड में अधिकतर लोग बेहद सातिर हैं, अधिकतर लोग बहुत चुप्पे हैं, अधिकतर लोग बेहद कुटिल हैं, अधिकतर लोग निश्चित तौर पर प्रचंड स्वार्थी हैं। इस बीच में आपको अपना वैभव बचाए रखने, आंतरिक वैभव की बात कर रहा हूँ, वो द्वारिका के महल या राजा रावण के सोने की लंका की बात मैं नहीं कर रहा। मैं पदार्थवादी नहीं हूँ, मैं वस्तुवादी नहीं हूँ। मुझे चेतना के स्तर पर सुन सकते हैं, चेतना के स्तर पर ही महसूस कर सकते हैं, और चेतना के स्तर पर ही अगर जूरिस्प्रूडेंस की भाषा में कहें तो जो आप थ्योरी पढ़ते हैं न्याय के संदर्भ में, जो आप थ्योरी पढ़ते हैं विश्लेषणात्मकवाद में ऑस्टिन को, और ख़ास करके जो सामाजिक यांत्रिकी में पाउंड कहता है, उस तक हम जाते हैं, थोड़ी बहुत समझ जाती है। अगर आप कांट को बेहतर पढ़ते हैं, कांट को समझते हैं, तो जूरिस में भी उसकी थ्योरी बहुत कारगर है। न्याय के थ्योरी पर जो कि जूरिस्प्रूडेंस में आपसे जूनियर डिवीज़न में यूपी में और झारखंड की लोअर जुडिशरी में मेंस में सवाल पूछे जाते हैं, इसका ताना बाना समझें। जूरिस्प्रूडेंस केवल मास्टर डिग्री में डिग्री लेकर और जेआरएफ बन के प्रोफेसर बनने के लिए जूरिस्प्रूडेंस नहीं है। अगर वाकई में लॉ आपको समझ है और लॉ का इम्प्लीमेंटेशन एज ए जजमेंट राइटिंग, एज ए प्लीडिंग ड्राफ्टिंग स्किल डेवलपमेंट, या एज ए प्रैक्टिशनर्स, या एज ए जुडिशियल ऑफिसर्स, एडवोकेट, प्रैक्टिशनर्स, इसमें किसी भी स्तर पर अगर आप अपना विकास करना चाहते हैं लॉ के फील्ड में, तो आपको जूरिस्प्रूडेंस पर महारत हासिल होनी चाहिए। जूरिस्प्रूडेंस की किताब बोरियत नहीं पैदा करनी चाहिए। जूरिस्प्रूडेंस से आपका दिमाग हिल जाना चाहिए। आपके अवचेतन में मन मस्तिष्क में विकसित करने के लिए लॉ के फील्ड में किसी भी पॉइंट पर छोटी सी डिफिनीशन को समझने के लिए उसके पीछे उसके स्रोत, सोर्सेज और उसके डेवलपमेंट पर अगाध प्रयोग करने की गहरी आस्था होनी चाहिए। अगर यह सब है तो निश्चित तौर पर अनुभव जो आपको इस समय हो रहा होगा, एग्जाम देते आते जाते, लोगों से मिलते जुलते, टकराते, दधिकांधों का मेला इस समय चल रहा है प्रयागराज में, इसमें भी अनुभव मिलते हैं। इन सारे चीज़ों में मैं इतना ही कहूँगा, अपने समय को सुनियोजित करके ये समय जो आप यूं ही ज़िंदगी का गुजारते हैं,
बसों में, ट्रेन में, अकेले पार्क में, अपने फ़ोन पर लंबी लंबी बातों में, उसको भी यूटिलाइज करें ज़िंदगी के परिप्रेक्ष्य में और अपने क्षेत्र के लिए, ला के लिए खास तौर पर। आज के वीडियो में इतना ही। परमात्मा के द्वारा निवेदित सारे शब्द उसी के हैं। लेटे हुए हनुमान जी को मैं ये निवेदित करता हूँ और माँ जगदम्बा की श्रीवाणी को अपना प्रतीक मानते हुए अपना सब कुछ उनको न्यौछावर करता हूँ। आप सभी श्रोताओं में मैं वासुदेव सर्वम की सूक्ति का अनुभव करते हुए, सब में परमात्मा को मानते हुए, सब में परमात्मा को परखते निरखते हुए सबका झुककर नमन करता हूँ। आप सभी अधिवक्ता साथी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सीरियस अधिवक्ता की तैयारी, और कम से कम जो कुटिल ना हो, भ्रष्ट ना हो, बहुत ज़्यादा बातें ना करता हो, बातें करने का मतलब अश्लील बातें ना करता हो, और ऐसा व्यक्ति हो जिसके अंदर गाली कम से कम निकलती हो या ना निकलती हो, इन सब बातों को भी ध्यान में रख के शेयर करें। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, इस चैनल को सुनकर आपको हंसी आ सकती है, खास करके सातिर लोग मखौल उड़ाएंगे। वो लोग ऐसे लोग होते हैं जो दारू को ग्लास में पलटकर लड़ाके और सिगरेट के धुएं में ठहाके लगाते हैं, और उनके बदन पर जब ऐसा वो कर रहे होते हैं तो मिनिमम 1 लाख से 1.5 लाख के कपड़े होते हैं। ऐसे लोग के वैभव की मैं बात नहीं करता। मुझे रावण की लंका नहीं, द्वारिका पूरी प्यारी है, और मैं विधिवत जानता हूं द्वापर में कि किस तरीके से माधव ने अपने एक निहत्थे, कहीं हथियार नहीं उठाया है शख्स, लेकिन नाची है पूरी दुनिया मदन मुरारी के नाम पर। इसलिए ये जो कुछ भी आज निकला, पीछे साक्षी अगर कोई है, जिसको मैं निवेदित भी नहीं कर रहा हूं अपनी बातें, लेकिन कोई साक्षी अगर है तो श्री साक्षात नारायण श्री हरि विष्णु जी हैं, भगवान शंकर हैं, जिनके दम पर पूरा समस्त वर्तमान है, और हम आप तादाद में स्थापित कर पा रहे हैं। कल फिर मिलेंगे। कुछ बीच में सूचना आती है, कोई वैकेंसी या कोई भी, तो उस संबंधित भी बातें करेंगे। आपको अपना वीडियो बंद करने के पहले कल मिलने के पक्के वादे की सूचना देते हुए एक बार पुनः, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा चलाए जा रहे उच्चतर न्यायिक सेवा किसी भी स्टेट, किसी भी माध्यम, जूनियर डिवीजन न्यायिक सेवा किसी स्टेट, किसी माध्यम, और अभियोजन अधिकारी किसी स्टेट, किसी माध्यम से अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर को गौर से सुने, 7705090393। मेरी कोशिश है कि अपने चैनल से परमात्मा कृपा को संजोते हुए उसी के दैवीय कृपा से आप तक वह संदेश जाए जो आज तक इसके पहले इस क्षितिज पर, न्याय के क्षितिज पर किसी ने यूट्यूब चैनल के सहारे या किसी चैनल के सहारे ना तो प्रेषित किया है, और ना तो आने वाले समय में कभी ऐसा प्रेषित करने की उम्मीद कायम रहे। हमारी कोशिश ये है कि ये मौलिकता आप लोग संरक्षित जरूर करें। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।